लिक्विड सॉल्यूशन अथवा तो वाटर ले रहे हो आप, उस पे गैस भरा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? ये वाटर है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे पिस्टन है, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज इंक्रीज। और इसी रिलेटेड हमें देखना है हेनरीज लॉ। कल बात हो गई थी, फिर से आपको खाली टॉपिक याद कर लेना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? तो हेनरी ने फर्स्ट टाइम क्वांटिटेटिव रिलेशन दिखाया किसके बीच में? प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो पहला आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा। कैसे लिखना है वो डिट्टो आपको याद हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर याद कर लोगे तो। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर? क्या था? Henry was the first to give a quantitative relation between pressure and solubility of gas in a solvent which is known as Henry's law. स्टेटमेंट क्या था? तो सिंपली प्रेशर बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। पर एक वर्ड हमने और ऐड कर लिया था, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह एयर मिक्स होगी तो प्रेशर की जगह हमें क्या कंसिडर करना है? पार्शियल प्रेशर। तो सेकंड स्टेटमेंट क्लियर? solubility of gas is directly proportional to partial pressure of gas above the liquid solution. Clear? Second statement देख सकते, the law states that at the constant temperature the solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution. तो बात उल्टी सोचो, प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो सिंपली सॉल्यूशन में गैस जितना ज्यादा होगा उतना प्रेशर, अगर बंद कंटेनर है तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो सिंपली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किसकी वजह से? पार्शियल प्रेशर की वजह से। वो इंडिपेंडेंटली डाल्टन ने उसी टाइम बता दिया। तो थर्ड स्टेटमेंट क्लियर? डाल्टन, a contemporary of Henry, also conclude independently that the solubility of gas in liquid solution is a function of partial pressure of the gas. देखो हम बात कर रहे थे सोल्युबिलिटी सोल्युबिलिटी सोल्युबिलिटी, पर बेसिकली पर्टिकुलर कोई यूनिट होना चाहिए। तो हम सोल्युबिलिटी की जगह क्या ले रहे हैं? मोल फ्रैक्शन। तो ये स्टेटमेंट आपका लास्ट सेकंड आ जाएगा इसके बाद का। If we use mole fraction of gas in solution as measure of the its solubility, that is can be said that तो P proportional to X, और प्रोपोर्शनलिटी को निकाल दो, क्या आ जाएगा? P is equal to KH into X. क्लियर? स्टेटमेंट फिर से फाइनल स्टेटमेंट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज is proportional to the mole fraction of the gas in solution and it is expressed. Clear? Henry's law constant P partial pressure X mole fraction of solution, इसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स रहेंगे। पर एक और क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH, अलग से 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, और पूरा 3 मार्क या 4 मार्क में क्वेश्चन हो तो सब आपको डिटेल में लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक में सिंपली मुझे खाली KH का यूनिट बताओ, क्या हो सकता है? X का यूनिट क्या है? मोल फ्रैक्शन का। Mole fraction as a unitless, it means the unit of KH is equal to pressure, और प्रेशर किस में मेजर करेंगे? मोस्टली बार में, या तो एटमोस्फियर में, या तो पास्कल में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये हो जाएगा। अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होगा? किसके और अपोजिट किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? प्रेशर ऑपोजिट मोल फ्रैक्शन का। तो ग्राफ हमें कौन सा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, और उसका जो स्लोप रहेगा वो KH रहेगा। तो ये आपके सामने ग्राफ भी आ जाएगा। क्लियर? स्लोप क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक अब सोचते जाओ। चलो, एक तो यूनिट KH का कौन सा होगा? जो प्रेशर का यूनिट रहेगा वही KH का यूनिट रहेगा। दूसरी बात, एक ग्राफ हर के लिए ऐसा ही आएगा?
सपोज मैंने H2 ले लिया, O2 ले लिया, N2 ले लिया, HCl गैस फॉर्म में ले लिया और वाटर सेम रख लिया, तो सॉल्वेंट सिमिलर, गैस कंपोनेंट चेंज हो रहा है, तो एक ग्राफ का स्लोप चेंज होता जाएगा। मतलब डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट है। सेम वे मैंने सेम गैस ले ली, HCl ले ली, सॉल्वेंट चेंज कर लिया, तो भी वैल्यू ऑफ KH ऑल्सो डिफरेंट। तो 3 स्टेटमेंट आपको कैरेक्टरिस्टिक में याद हो जाएंगे। फर्स्ट, प्रेशर का यूनिट जो है वही KH का है। सेकंड, डिफरेंट गैस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट है। सेम सॉल्वेंट हो तब, और सॉल्वेंट डिफरेंट हो, सेम गैस हो, तो भी KH की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। ये क्लियर हो गया, बराबर। फर्स्ट क्लियर। सेकंड, different gases have different KH for the same solvent, or KH value of gas is different in different solvents. Complete. अब बात हो रही है टेम्परेचर, क्योंकि वो MCQ में पूछ रहे, टेम्परेचर बढ़ा के, तो प्रैक्टिकल ये मालूम हो रहा है, स्लोप को ग्राफ ड्रॉ किया उसके हिसाब से भी KH की वैल्यू इंक्रीज होती है। और फॉर्मूला क्या बता रही है, P इज इक्वल टू KH इंटू X। तो इसके हिसाब से सोचो तो क्या हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, KH बढ़ रहा है, KH इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, KH इंटू X। यहाँ पे X आपकी सॉल्युबिलिटी है, X क्या है, और X को क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। इतना क्लियर रख लो। तो P अपॉन KH हो जाएगा इज इक्वल टू X। तो सिंपली आप समझ सकते हो, KH की वैल्यू इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या इंक्रीज हो रहा है, KH इंक्रीज हो रहा है, इट मींस उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज हो रही है। तो ये 5 पॉइंट्स आपको अच्छे से, अगर पूरा हेनरीज लॉ पूछे तो भी पॉइंट टू पॉइंट कर लोगे तो अच्छे से हो जाएगा। क्लियर। हायर द वैल्यू ऑफ KH ऑफ गैस, लोअर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी। इट मींस रीजन क्या है, X इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, तो सिंपल हेनरीज ने बोला कि प्रेशर इंक्रीज होगा, गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो हर जगह हम यूज कर रहे हैं, और सिंपल जो बुक का है उसी की बात करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक्स होता है, और उसकी सॉल्युबिलिटी मेंटेन करने के लिए उसको हायर प्रेशर पे क्लोज पैक बोतल में रखा जाता है। अगर बोतल खुल जाएगी तो फिर कोल्ड ड्रिंक्स पियो, कोई टेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि टेस्ट का मेन रीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्यूशन में मेंटेन रखने के लिए हायर प्रेशर रखना पड़ता है। तो वन एप्लीकेशन हो गई, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर हायर प्रेशर। दूसरी बात है, स्कूबा डाइवर, मतलब वो नीचे जाएंगे, बहुत सारे रीजन होते हैं, कोई अपने शौक के लिए जाता है, कोई अंदर खजाना ढूंढने के लिए जाता है, कुछ मिल जाए तो अच्छे से लाइव हो जाए, है ना। पर ऐसे ही डुबकी लगा देंगे तो वापस नहीं आएंगे। क्या लेके जाना पड़ता है, पहले तो सिलेंडर गैस का लेने जाना पड़ता है। स्टार्टिंग में ऐसा सोच के रखा था कि नॉर्मल एटमोस्फेयर, हमें तो यही गैस चाहिए ना, तो ये एयर मिक्सचर का सिलेंडर लेके गए होंगे, तो कुछ प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही थी। क्यों, तो नॉर्मल जो एटमोस्फेरिक गैस है उसमें ज्यादा कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो कंसंट्रेशन, बेसिकली सॉल्वेंट ही नाइट्रोजन है। MCQ हो जाता है, भाई एटमोस्फेरिक एयर में सॉल्वेंट कौन है, तो सॉल्वेंट क्या है, नाइट्रोजन। अब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो वाटर का प्रेशर बढ़ेगा ना, क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीज होती है सी वाटर की, प्रेशर बढ़ेगा। हेनरी ने क्या बोला, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब गैस का वहां पे अंदर बॉडी में तो सॉल्वेंट कौन मिलेगा, तो ब्लड ही मिलेगा, क्योंकि वो सीधा कांटेक्ट में ब्लड में आएगा।
तो ये मिक्स हो जाता है और इसकी सॉल्युबिलिटी गैस की इंक्रीज हो जाती है। एक बात क्लियर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक गैस लेके अगर सी डाइवर नीचे जा रहा है तो ये मिक्सर गैस है, उसकी ब्लड में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। चलो तब नीचे तो कुछ नहीं हो रहा है, अच्छे से ठीक ठाक है, पर जब वापिस ऊपर आ रहा है तो होगा क्या, क्योंकि ब्लड तो यूज किसका करेगा, हम जब ब्रीथिंग करते तो बॉडी किसका यूज करती है, कौन से गैस का, ऑक्सीजन का। तो नाइट्रोजन का क्या, वो तो कुछ ज्यादा परसेंटेज होता है, तो वो तो रिएक्ट करेगा नहीं, वो ब्लड के साथ अंदर सॉल्यूबल तो होगा, पर जैसे ही बाहर आएंगे तो नाइट्रोजन ब्लड में से वापस बाहर आएगा, और एक साथ इतना बहुत सारा नाइट्रोजन बाहर आ गया तो गैस है तो बबल फॉर्म में ही आएगा, तो वेन्स ब्लॉक हो जाएगी, कहीं ना कहीं अटक जाएगा गैस, वेन्स ब्लॉक होने का चांस बढ़ जाए, और इस केस में बीमारी हो सकती है। और इसको क्या बोलते हैं, वो पूरा एक तो हेनरी के एप्लीकेशन ए हो गई। स्कूबा डाइविंग टैंक आर डाइल्यूटेड विथ हीलियम, क्यों हीलियम के साथ डाइल्यूट किया जाता है उसकी बात करेंगे। सिंपल रीजन है, लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल कॉज एनोक्सिया। और दूसरा, बेसिकली स्कूबा डाइविंग मस्ट कॉप विथ हायर कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस व्हाइल ब्रीथिंग एयर एट हायर प्रेशर अंडर वाटर। बोलो पहला स्टेटमेंट क्लियर। होता क्या है, increase pressure, increase solubility of atmosphere gas in the blood which are released when the dive comes towards the surface. The pressure decrease and result in formation of nitrogen bubbles in blood. उसकी वजह से होता क्या है, तो the bubbles blocks the कैपिलरीज, मतलब जो ब्लड की वेन्स है उसको ब्लॉक कर लेगा, एंड क्रिएट्स अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बैंड्स दैट आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। तो ये व्हाट इज बैंड्स, तो ऐसा क्वेश्चन शायद से कहीं पूछ ले 2 मार्क का, तो इसका आंसर ये एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, इसको शॉर्ट करके आप लिख सकते हो। To avoid bends as well as toxic effects of higher concentration of nitrogen in blood। होता क्या था, बेसिकली एप्लीकेशन यहाँ पे अब समझ में आया कि भाई पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी दोनों का रिलेशन है। एटमॉस्फेरिक गैस भर के नीचे गए तो नाइट्रोजन ज्यादा था, तो पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा था, नाइट्रोजन का ज्यादा था, तो वो ज्यादा बबल्स निकलते थे। पर नाइट्रोजन की क्वांटिटी कम कर लो तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम हो जाएगी, तो बबल्स बनना या तो बंद हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, इफेक्ट इतनी नहीं रहेगी। इसीलिए वो एटमॉस्फेरिक गैस को डाइल्यूट किया गया, किसके साथ, हीलियम के साथ। और एक कंपोजिशन आपको याद रखना है कि कितना परसेंट होता है, एमसीक्यू 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ सिलेंडर जो स्कूबा डाइवर यूज करते हैं अभी टुडे। अब ये क्वेश्चन जो बुक में नहीं है, पुरानी बुक में था, पूरा ऑक्सीजन प्योर लेके जाएंगे तो क्या होगा, नहीं ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, चलो ऑक्सीजन ही लेके जाओ ना, दूसरे की जरूरत क्या है, ऐसा नहीं सोचे हीलियम की जरूरत क्या है, नाइट्रोजन की क्या जरूरत है, प्योर ऑक्सीजन लेके जाओ, अच्छे से श्वास लिया जाएगा, मजा आएगा ना। हाँ, तो कैसा क्यों नहीं होता। तो सेम वे ऑक्सो हीमोग्लोबिन, बायोलॉजी वालों को मालूम है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ऑक्सो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, और जब मूवेबल एक लिमिट में बनता है तो मूव कर लेता है, और पूरा ऑक्सीजन का सिलेंडर भर के गए तो ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, बढ़ने की वजह से क्या होगा, ऑक्सो हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, और उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वेंस फट सकती है, अंदर ही नाक में से मतलब नोज और सब ब्लड निकलने लगेगा। तो इसीलिए प्रैक्टिकल ये कंपोजिशन सेट हो गया होगा, तो अब भी ये चलता है। अब बात है, आप माउंटेन पर ऊपर चले जाओ, हायर एल्टीट्यूड पर, तो ऑक्सीजन
कम हो जाता है ना। तो एट हायर एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। तो फिर जब जब ऊपर जाते, कभी नहीं वो लोग ऊपर जाते तो साथ में ऑक्सीजन लेके जाना चाहिए ऐसा बोल रहे थे, या तो कपूर लेके जाना चाहिए ऐसा भी बोल रहे थे। तो ऑक्सीजन कम होगा तो भी बॉडी को प्रॉब्लम होगा। कम मिलेगा ऑक्सीजन तो फिर पहले तो इफेक्ट कहाँ आएगी, सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, और ये सब दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड और क्लाइंबर्स। जो ऊपर माउंटेन कर रहे हो अथवा तो परमानेंट वहां पे रहते, उसी में क्या दिक्कत आती है, ऑक्सीजन कम होता है। देखो ये जो माउंटेन वाले होते हैं ना, उसका आईज और नोज कुछ अलग सा हो जाता है। इसका बेसिक रीजन क्या है कि उसको ऑक्सीजन ज्यादा, मतलब श्वास ज्यादा लेनी पड़ेगी, और श्वास ज्यादा लेनी पड़ेगी तो ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा ना, क्योंकि कम है। तो इसी हिसाब से उसके आईज और नोज डेवलप हो जाते हैं। आईज बहुत ज्यादा होते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन भी ज्यादा होता है, तो उसको देखने के लिए भी थोड़ी आईज ऐसे कर लेते हैं, देखना उसके सबकी आईज ये हो जाएगी। तो लो ब्लड ऑक्सीजन कॉज क्या हो सकता है, क्लैम्बर्स टू बिकम वीक एंड अनएबल टू थिंक क्लियरली। फिर उसको सोचने की कैपेसिटी बराबर नहीं रहती। सिम्टम्स ऑफ अ कंडीशन नोन एज एनेक्सिया। तो व्हाट इज एनेक्सिया था, तो क्यों होता है वो, एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन अगर 2 मार्क में पूछ लिया तब उसको शॉर्ट करके लिख सकते हो। उसको ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज माउंटेन वाले अथवा तो अल्टीट्यूड पर रहते हुए ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज करते। एक बार सी डाइवर नाइट्रोजन को डाइल्यूट करके सिलेंडर यूज करते हैं। और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी मेंटेन रखने के लिए हायर प्रेशर पे उसको क्लोज बोतल में पैक किया जाता है। 3 ही स्टेटमेंट लिख दो, 2 मार्क में, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एनेक्सिया क्या है, बैंड्स क्या है, तो फिर ये पॉइंट आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर लेना। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, अब पूरा क्वेश्चन का आंसर सिंपली मैंने यहाँ पे ला दिया हुआ है, पूरा डिटेल में लिखना है तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट हो गया, बैंड्स। ऐसा पूरा लिख लोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। और ये लास्ट स्टेटमेंट, अब ऐसे ही क्वेश्चन फिर से आ जाएंगे। जो एप्लीकेशन लिखने तो पॉइंट लिख सकते हो शॉर्ट में, पूरा जो एप्लीकेशन है 2 मार्क में पूछ ले तो ये एक तो ये आपका हो जाएगा आंसर। फर्स्ट एप्लीकेशन यूज ऑफ हेनरीज लॉ, क्या जानते हो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एप्लीकेशन आ जाएगी। अब डिटेल में आप लिख सकते हो इसको, deep into the sea which result in the higher pressure underwater which cause more solubility of gas inhaled base of Henry's law। फिर आप उसको डाइल्यूट करके यूज किया जाता है, स्टेटमेंट बढ़ा सकते हो। पूरा लिखना है आपको टॉपिक। बोलो कोई कंफ्यूजन रहेगा। 2-2 मार्क में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सीबीएसई में ऐसे बहुत पूछ लेते हैं, कोई कहीं से कहीं भी। समझाने की जरूरत नहीं है ना। कंप्लीट। कंपोजिशन किसी को याद हो तो बोल लो फटाफट। हीलियम 11.7 50। तो ये कंपोजिशन आपको याद रखना है। 56.2 और 32.1 बराबर। ये पूरा एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा। इसमें से किसकी सोल्यूबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ,
तो एक तो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, एमोनियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करो, NaCl को भी डिसॉल्व करो। मैंने बताया था रिएक्शन, दो टाइप के रिएक्शन होते, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो इसमें कौन एंडोथर्मिक है कौन एक्सोथर्मिक है वो आपको मालूम करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिकली बात है। पर एमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करो तो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक है। कंप्लीट। ये फटाफट ना, कंप्लीट। क्या वांचू ना तुमने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर तो वेरिएबल होगा, એપ્લિક એટલે ફટાફટ નો મતલબ એવો નહીં કે બોલી નાખવાનું, कांस्टेंट टेम्परेचर। अब पेन पेपर निकालो और जो बोलू वैसे करो। एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का और पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, या तो पूछ सकते, आया था ने एग्जाम्पल 1.4 एनसीईआरटी करो तो તમારે જે ડબલ યુનિટ ઘણું બધું ક્લિયર થઈ જાય। क्वेश्चन पहले डिटेल में पढ़ लो, पढ़ने के बाद क्या आपको फाइंड करना है वो क्वेश्चन मार्क कर लो, और जो फाइंड करना है उसकी फॉर्मूला रफ ही करो तो इजीली आपको समझ में आएगा। जो भी फाइंड करना है उसके फॉर्मूला साइड में लिख दो। If nitrogen gas is bubble through water at 298 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas dissolve in 1 liter of water? क्वेश्चन मार्क है भाई, नाइट्रोजन गैस कितने मिलीमोल्स डिसॉल्व होगा। मिलीमोल डिसॉल्व करने के लिए तो हमें बहुत सारे कंडीशन सोचनी पड़ेगी, पर पूरा क्वेश्चन आगे पढ़ते जाओ। Assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar given that Henry's law constant। अब आपको एक क्लियर हो गया कि भाई हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको दे रखा हुआ, तो फॉर्मूला कौन सी लगेगी, हेनरीज लॉ वाली। तो एक तो फॉर्मूला आपके दिमाग में हो गई P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, तो X इज इक्वल टू P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, तो P अपॉन एक्स ए निकलेगा, नहीं के एच। अब यूनिट सिमिलर होने चाहिए, दूसरी बात दिमाग में बैठा लो, यूनिट सिमिलर होने चाहिए। चलो के एच का यूनिट किसमें है, किलो बार, और ए वाला यूनिट किसमें है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किलो बार को बार में कन्वर्ट कर लो तो आपको एक्स मिलेगा। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्युबिलिटी तो ऑलवेज ए फॉर्मूला से आपको मोल फ्रैक्शन में ही मिलेगी। इतने पॉइंट क्लियर। मोल फ्रैक्शन से उसको कन्वर्ट किया जाए मोल में, मोल में कन्वर्ट करने के बाद इसको मिली मोल में कन्वर्ट करना है। बोलो कर पाओगे तो खुद स्टार्ट कर लो, ये ना कर 2 मिनट रह जाओ। अब कैलकुलेशन में पहले हमने क्या ढूंढना था, बहुत परेशानी हो। एक्स इतना आ रहा है सबका। चलो अब इसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, मोल में। तो मोल में एक चीज याद रखो, ये जो सॉल्यूट होता है ना, इसका डिनोमिनेटर में मोल को निगलेक्ट किया जाता है, और करके भी काउंट मतलब उसको ऐड करके भी आप लिख सकते हो, थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं। चलो सेकंड स्टेप, किसके मिली मतलब मोल चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। शायद कभी वाटर स्पेसिफिक ना किया हो न्यूमेरिकल्स में, तो आपको वाटर कंसिडर करके चलना है, कोई दूसरा नाम ना दिया हो सॉल्वेंट का
तो ये तो आपको अभी ऐसे ही याद हो जाएगा, 55.55 रहेगा कंप्लीट। ये सब तो आप जानते हो। फाइनली आंसर चाहिए आपको, चलो फटाफट आ गया आंसर। एक इसमें आया, अब आपको क्या चाहिए, मिलीमोल। तो क्या होगा, अभी भी नहीं है आंसर, अब हो गया। डन, सबको सही है, आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, खाली आपको फॉर्मूला कौन सी कब यूज करनी है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। जाने देता हूं। अब देखो ये न्यूमेरिकल्स आपके सामने वैसे ही आते जाएंगे, फिर सॉल्यूशन इसी के साथ आ जाएगा। आंसर नहीं है, पहले ऐसे मुझे आंसर डाल देना चाहिए था। वहां के आंसर आ गया, अच्छा है, पर ठीक है। H2S इंटेक्स क्वेश्चन है। H2S अ टॉक्सिक गैस विथ रोटन एग लाइक स्मेल। ये S-2 का कंफर्मेटिव टेस्ट है लेबोरेटरी। और H2S की स्मेल आप जानते हो, is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 mole. कैलकुलेट हेनरीज लो कांस्टेंट। आपको KH फाइंड करना है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी, STP पे प्रेशर चाहिए ना, तो STP पे आपको प्रेशर कितना लेना है, तो 0.987 बार लेना है, ये याद रखना है। 0.987 बार। 1 लेके चलोगे तो भी इतना वेरिएशन नहीं आएगा, चलेगा। पर सभी बुक्स क्योंकि एनसीईआरटी के आंसर के हिसाब से सेट किया हुआ होगा। तो पहले तो आपको इसमें भी क्या ढूंढना पड़ेगा, मोल ढूंढने पड़ेंगे। किसके ऊपर से, मोलालिटी के ऊपर से। तो वो ढूंढ पाओगे, मोलालिटी के ऊपर से सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल निकाल दो। तो सॉल्यूट के मोल तो इजीली हो जाते हैं ना, जितने मोलालिटी है वही मोल ऑफ सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट के मोल भी इजीली हो जाते, क्यों, क्योंकि वाटर होता है। और वाटर कितना होता है, 1 kg फिक्स है ना, तो इतने ग्राम, तो वाटर का भी मोल मिल चुका है। तो आपको XN मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। करते जाओ। आया, समझ में आया। पहले तो क्या चाहिए आपको, मोल फ्रैक्शन कितना आया, चलो देखते जाओ। 0.0035 सबका सही है। डन। अब क्या होना चाहिए, प्रेशर। तो KH ढूंढना क्या है, KH हो गया आंसर 282 बार। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको पास्कल में प्रेशर दिया हुआ है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर है 298 केल्विन। कर पाओगे, इसमें भी क्या करना है, क्वांटिटी मतलब मोल फ्रैक्शन ढूंढना है। पर यहाँ पे आपको प्रेशर पास्कल में दिया हुआ है, यूनिट सेम कर लो। पास्कल को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करो, या तो किसको, दूसरा एटमॉस्फेयर को पास्कल में कन्वर्ट करो। इसको मिला के आपको ढूंढनी है तो क्वांटिटी, ना तो मोल फ्रैक्शन ढूंढ दो। फर्क इतना ही है, फटाफट चलो। रिलेशन मालूम है, एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 10⁵ पास्कल। चलो हो गया। यहाँ पे बार में एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट किया हुआ है, पर आंसर तो सेम आना चाहिए, बराबर है। एटमॉस्फेयर में किया हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने पास्कल में किया हो तो भी, तो एक्स इतना आना चाहिए।
आ रहा है कंप्लीट, कोई भी तरीके से करो। अब क्या चाहिए आपको, मोल्स। एक मिस्टेक नहीं करनी क्योंकि यहाँ पे आपको 500 ml दिया हुआ है। आपने जो अभी दो किए ना आगे न्यूमेरिकल, तो क्या करके चलते थे, 1 लीटर या तो 100 ग्राम लेके चल रहे थे। यहाँ पे 500 ml का मतलब ही क्या होगा, 500 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज 1, तो उसका मोल इतने आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप, ये तो अब इजी हो गया। चलो मोल मिल गया, मास निकालना है तो मोल इंटू मोलर मास। तो आंसर इतना आना चाहिए। आ रहा है सबका, मतलब अच्छे से न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन, क्या करना है आपको, दूसरे एक फॉर्मूला पे एम इज इक्वल टू के एच इंटू पी। एम इज इक्वल टू वही चीज, डायरेक्ट इतना सिंप्लीफिकेशन ना करना, तो मास दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू के एच इंटू पी। तो के एच निकल जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का सिंप्लीफाई करो, जो भी सही लगे वैसे करो, आंसर लो। आया कुछ समझ में कि गया ऊपर से, गया ना। फॉर्मूला दो कंडीशन ऑलवेज आपको सोचना क्या है, दो कंडीशन हो, इसमें केच दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो सॉल्वेंट सेम हो, सॉलिड भी सेम है, क्वांटिटी अलग अलग है, तो दोनों में केच तो सिमिलर रहेगा। तो आपको दोनों को डिवीजन कर लो दो कंडीशन का, तो केच निकल जाएगा। एक कंडीशन में प्रेशर दिया हुआ है 1 बार, क्वांटिटी भी दी हुई है। दूसरे कंडीशन में क्वांटिटी दी हुई है, प्रेशर नहीं दिया हुआ है। बोलो अब बैठ रहा है दिमाग में। मैंने एक सिंपल फॉर्मूला लिखी थी जो अभी यहाँ पे यूज नहीं की हुई है शायद, m इज इक्वल टू के एच इंटू पी। तो m तो आप ये लिख ही दो, के एच को निकाल दोगे तो P1 को 1 बार ले लो, अपॉन एम ए लिख दो। दूसरी कंडीशन में इतना है ना सॉल्यूशन में, तो प्रेशर आपको ढूंढना है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 1/P2। उल्टा भी कर सकते हो, P2 ऊपर रखो तो डिनो मतलब डिवीजन इजी हो जाएगा। हाँ ये भी रीते करे जो, तो सेम कंडीशन में ये आपको फॉर्मूला याद रखनी है दूसरे मास से, कभी कभी वो कंपैरिजन इजी हो जाती है। चलो हो गया, तो कंडीशन 1, कंडीशन 2 हो गया। चलो इसके उस साइड पे देख लो, तो पी को सब्जेक्ट बना लो, आ गया ना आंसर। तो खाली आपको क्वेश्चन देके सोचना है कैसे डिवीजन, मतलब आंसर कैसे लाना है, तो इजी हो जाएगा। एमसीक्यू ये डायरेक्ट हो सकता है ना, कुछ करना नहीं है, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। यही याद रखना है आपको। हेनरी को इस तरीके से भी लिखा जाता है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है उसमें से, बराबर है। मास इज इक्वल टू के एच इंटू पी, वो भी आपको एक याद रखना है स्टेटस, जाने दो। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलालिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट गिवन, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट। ये तो इजी है, सिंपल फॉर्मूला लिखनी है, फटाफट कर लो। P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, एक्स निकालना पड़ेगा आपको ना, मीथेन इन बेंजीन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना। ये कितना है, 760 mmHg प्रेशर दे रखा हुआ है। दूसरा आपको क्या चाहिए, के एच दे रखा हुआ है, वो भी mmHg में है, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। और सॉल्युबिलिटी में स्पेसिफिक नहीं किया हुआ है तो मोल फ्रैक्शन ही छोड़ दो, दिस इज द सॉल्युबिलिटी। हो गया, चलो 1.8 ओके इंटू 10⁻³ आ रहा है ना। अब ये एक फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी, हो गया। चलो ये भी क्वेश्चन पढ़ो। आपको एटमोस्फियरिक एयर जो है उसमें कंपोजिशन दे रखा हुआ है, मोस्टली 20% ऑक्सीजन है और 79% नाइट्रोजन।
तो पार्शियल प्रेशर ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला आपको सिंपल में बोल रहा हूं, PO2 है सपोज, तो परसेंटेज इनटू पी टोटल अपॉन 100, ये याद रख लेना पड़ेगा क्योंकि गैसेस चैप्टर पहले आता था, उसमें सब डिटेल में आता है। और अभी आपको किसी का भी पार्शियल प्रेशर ढूंढना है, परसेंटेज दिए हो तो परसेंटेज इंटू पी टोटल अपॉन 100 कर लेना है। अब यहाँ पे आपको पी टोटल भी दे रखा हुआ है, कहीं पे भी पढ़ लो। एटमोस्फेरिक एयर है तो पी टोटल कितना ले लोगे, लिखा तो होगा, शांति से पढ़ लो, है ना, 10 एटमोस्फियर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ढूंढ लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन ढूंढ लो, पहला ये दोनों तो ढूंढना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर। फिर क्या करोगे, ABMMHg में, ABMMHg में तो कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ गैस इन वाटर, तो आपको एक्स मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर दोनों का मिल जाता है तो एक्स मिल जाएगा, कर लो। आया समझ में, फिर से बोलो, क्वेश्चन फिर से पढ़ो सही से, शांति से। The air is a mixture of number of gases. The major components are oxygen and nitrogen with approximate proportional of 20% is to 79% by volume. ऑक्सीजन कितना है 20% और नाइट्रोजन 79% है। द वाटर इज इक्विलिब्रियम विथ एयर एट द प्रेशर ऑफ 10 एटमोस्फियर। ऐसा सोच लो कि भाई सी वाटर है तो इसमें ये दोनों तो डिजोल्व है, और एटमोस्फेरिक एयर है, प्रेशर 1 बार की जगह कितना दे रखा हुआ है 10 एटमोस्फियर, तो ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है। तो ये वाटर में ऑक्सीजन कितना होगा, नाइट्रोजन कितना होगा, वो ढूंढना है आपको। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो सिंपली P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स कर लो, एक्स को सब्जेक्ट बना लो, तो ऑक्सीजन का भी मिल जाएगा, सेम वे नाइट्रोजन का भी मिल जाएगा। बोलो अब कोई दिक्कत। फॉर्मूला परसेंटेज से पार्शियल प्रेशर ढूंढने के लिए कौन सी यूज करनी है, परसेंटेज इंटू पी टोटल अपॉन 100 कर लो। चलो आया समझ में। चलो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकाल दिया, ये तो इजीली हो जाता है ना, 2 एटमोस्फेयर ओवरलैप हो गया है। फिर नाइट्रोजन का भी सेम में निकल जाएगा, MMHg में कन्वर्ट कर लिया हुआ है यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि हमें KH किस में दिया हुआ है MMHg में, तो ये कर सकते हो आप, क्या तो अपने हिसाब से जो भी किया है। सेकंड नाइट्रोजन का ये भी आ गया। अब करना क्या है, ये ध्यान रखना यूनिट सिमिलर होने चाहिए दोनों के, अब जिसमें भी कन्वर्ट करो उसमें। अब आपको XO2 निकालना है और XN2 निकालना है। आ रहा है आंसर इतना कि गलत है, गलत है तो करेक्ट कर लो, फिर से लाओ, किसी में भी यूनिट सिमिलर होने चाहिए। ये क्योंकि ये इजीली मल्टीप्लाई पड़ता है, डिवीजन में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो ऑलवेज अगर आप मैन्युअली कैलकुलेशन कर रहे हो तो मल्टीप्लाई को प्रायोरिटी दे दो। हास तो अभी, हास तो लिखा ही ना, अभी इसमें लिख के नहीं किया, इसमें क्या किया, ये खाली ये लिखो या चलेगा ना, अभी मार्क्स दे देते, पहले के टाइम में नहीं देते थे। 3 साल पहले ऐसे लिखा होता डायरेक्ट तो काट लेते, ये नहीं लिखा, पर अभी चलता है CBSE की तरह। हो गया, पॉसिबल हो तो लिखना, ना हो तो फिर टाइम ना हो, ऐसा हो तो जाने दे सकते हो। चलो यहां तक रखेंगे, एक क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो तो आपके लिए छोड़ रहा हूं।